हेलो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज एम लक्ष्मीकांत जो बुक है, पॉलिटिक्स जो बुक है, उसके चैप्टर 1 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की हम बात करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा संविधान है, हम इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये तो एक ऐतिहासिक मुद्दा है, ये इतिहास में आता है, लेकिन हम इसे पॉलिटी में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो हमारा संविधान है, जो हमारा संपूर्ण जो विस्तृत सिद्धांत है, उसको समझने के लिए, उसके जो प्रावधान, जो उसकी नीतियाँ थी, वो कहाँ से आई, उसका विकास कैसे हुआ, उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके इतिहास को समझना होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। ठीक है, तो 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा, ठीक है, 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा जो ब्रिटेन में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसे अनुमति मिल जाती है, उसे आज्ञा मिल जाती है भारत से व्यापार करने की। ठीक है, तो चार्टर का मतलब होता है कि जो 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के चार्टर द्वारा, चार्टर का मतलब होता है कि जो महारानी होती है या राजा होता है, उनकी आज्ञा मिल जाना, उनकी अनुमति मिल जाना। तो 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के चार्टर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है। फिर 1608 ईस्वी में ब्रिटिश जो होते हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं। जो 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो भारत में व्यापार करने के लिए आती है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी होता है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि वो भारत के साथ केवल व्यापार करेगी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अभी तक व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई थी, अब वो एक राजनीतिक कंपनी बन चुकी थी। कैसे? 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार का मतलब होता है दीवानी राजस्व अधिकार, मतलब कि कर वसूली, रेवेन्यू इकट्ठा करने का अधिकार मिल जाता है 1765 में। तो 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है, जब बंगाल का नवाब ब्रिटिशर्स होते हैं, वो उन्हें हराकर बंगाल पे अपना आधिपत्य जमा लेते हैं, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे देश प्रांतों में इन्हें दीवानी राजस्व यानी कर वसूली करने का, रेवेन्यू इकट्ठा करने का अधिकार मिल जाता है। क्योंकि अब ये कंपनी जो व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, अब ये राजनीतिक कंपनी हो गई थी और इससे कर वसूली करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। और धीरे धीरे जो कंपनी थी, वो अपना क्षेत्रीय अधिकार, अपनी क्षेत्रीय शक्तियां बनाने का प्रयास करती है। फिर उसके बाद होती है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति क्यों होती है? तो जो चर्बी का जो कारतूस बनाया जाता था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगाकर जो कारतूस बनाया जाता है, उस मुद्दे पे 1857 की क्रांति हुई थी। ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, पहली क्रांति थी जिसमें भारतीयों ने ब्रिटिश के खिलाफ अपना एक क्रांति की थी। ठीक है, तो 1857 की जब क्रांति होती है, उसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन होता है, जो ब्रिटिश ताज होता है, उसे ये महसूस होता है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के वश में भारत का शासन देखना नहीं है। तो वो क्या करता है, 1858 में जो ब्रिटिश ताज होता है, वो भारत के शासन को प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लेता है, पूरे भारत के शासन को। अब क्या होता है, ब्रिटिश ताज का शासन चलता है और इसका शासन 15 अगस्त 1947 तक अनवरत रूप से चलता है, यानी लगातार चलता है। जो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, अब वो राजनीतिक कंपनी बन गई थी, तो वो क्या करती, भारत में शासन करना स्टार्ट कर दी थी। तो 1773 से 1858 तक कंपनी का शासन चलता है। तो कंपनी का शासन जब चलता है, तो इसे रेगुलेट करने के लिए, इस कंपनी के जो कार्यों को नियंत्रण करने के लिए, रोकने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया जाता है। फिर उसके बाद आता है 1781 का संशोधन अधिनियम। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इसमें कुछ कमियां रह जाती है, उसको सुधारने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम लाया जाता है। फिर उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784, यहाँ से द्वैध शासन की उत्पत्ति होती है और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन, जो हमारे भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी जाती है। फिर 1786 का अधिनियम आता है। फिर चार्टर अधिनियम
1893, 1813, फिर 1833 का चार्टर अधिनियम आता है और फिर लास्ट में अंत में चार्टर अधिनियम 1853 आता है। इसके बाद जो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये एक पहला एक ऐसा एक्ट था जो ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो ब्रिटेन के द्वारा कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, उसके कार्यों को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहला एक्ट लाया जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट। फिर उसके बाद ये जितने भी एक्ट आते हैं वो कंपनी के कार्यों को नियंत्रण करने के लिए, जो कुछ भी कमियां छूटती जा रही थी वो अगले जो भी चार्टर आते थे उनमें उसका सुधार किया जाता था। तो फिर उसके बाद 1781 का संशोधन अधिनियम आया, इसमें जो कमियां रह गई थी रेगुलेटिंग एक्ट की उसको सुधारा जाता है। तो ये लास्ट में जो चार्टर अधिनियम 1853 आता है, इसके बाद 1858 से तो ताज का शासन आ जाता है। यहाँ पे उसको ऐसा प्रतीत होता है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत के शासन को नहीं चला सकती है, उसकी नीतियाँ ठीक नहीं है। तो 1858 में जो ब्रिटिश क्राउन होता है वो पूर्ण रूप से, प्रत्यक्ष रूप से भारत के शासन को अपने हाथ में ले लेता है। जब इसका जब शासन आता है, जब ताज का शासन आता है, तो यहाँ पे जो भी एक्ट, जो नियम अधिनियम आते थे वहाँ पे कुछ बदलाव लाए गए। जैसे जो नियम अब आएंगे, जो अब एक्ट आएंगे, उसका नाम क्या होगा, भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1858। सबसे पहला जो भारत शासन अधिनियम लाया गया वो 1858 में, फिर भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, 1909, फिर भारत सरकार अधिनियम आता है 1919, फिर भारत सरकार अधिनियम 1935, कैबिनेट मिशन 1946 और लास्ट में हमारे भारत को जब स्वतंत्रता मिल जाती है 15 अगस्त 1947 को, तो ये लास्ट जो अधिनियम आता है वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है। ठीक है, तो ये था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब हम लोग समझेंगे इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या प्रावधान किए गए, क्या कंपनी की क्या कमियां थी जिसको सुधार किया गया और उसको रेगुलेट किया गया, उसको नियंत्रित किया गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।